नमस्कार, स्वागत है आप सबों का मेरी कक्षा हिंदी साहित्य और संवेदना में। आज की कक्षा में हम भारतीय साहित्य की जो प्रवृत्तियां हैं, सामान्य प्रवृत्तियां एवं उनकी विशेषताओं के संदर्भ में पढ़ेंगे। हमें विदित है कि भारतीय भाषाएं माध्यम के रूप में जहां भौगोलिक कारणों से पृथक हैं, वहीं उनकी जो साहित्यिक प्रवृत्तियां हैं वो एक समान हैं। भारतीय आर्य भाषाएं मूलतः संस्कृत और उसकी परवर्ती विचारधारा की देन है, ये हम और आप समूह को मालूम है। किंतु आर्येतर भाषाएं भी समान सांस्कृतिक राजनैतिक परिवेश के कारण समान साहित्यिक प्रवृत्तियों के द्वारा ही विकसित हुई हैं। हिंदी साहित्य की जो प्रवृत्तियां हैं, उसे अगर हम केंद्र में रखकर देखें तो भारतीय भाषाओं की साहित्यिक प्रवृत्तियों का अनुशीलन हम बिल्कुल सहज रूप में कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इनमें अद्भुत साम्यता लक्षित होती है। तो आइए पहले हम हिंदी साहित्य का जो विकास क्रम है उसे यहाँ दोहराते हैं। चूँकि अभी मैंने जिक्र किया कि हिंदी साहित्य का विकास क्रम या प्रवृत्तियाँ कह लें, वो समस्त प्रवृत्तियाँ संपूर्ण भारतीय साहित्य की प्रवृत्तियों के समान ही हैं। तो इसलिए हम पहले हिंदी साहित्य के विकास का क्रम देखेंगे और साथ साथ भारतीय साहित्य की समस्त प्रवृत्तियों को भी समझते चलेंगे। तो हिंदी साहित्य का जो विकास क्रम है वो कुछ इस प्रकार है। नाथ साहित्य एवं सिद्ध परंपरा, चारण काव्य जो कि आदिकाल के अंतर्गत आती हैं, सूफी प्रेमाख्यानक काव्य और सगुन और निर्गुण भक्ति धारा जो कि भक्ति काव्य के अंतर्गत आएंगे, भक्ति कालखंड के अंतर्गत आएंगे। श्रृंगारिक काव्य जो हैं वो रीति काल के अंतर्गत हैं। इसके साथ साथ आधुनिक काल के अंतर्गत नवजागरण, छायावाद, राष्ट्रीय काव्य, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद एवं नई कविता तथा समकालीन कविता का जिक्र हम सुनते आए हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत। और इन्हीं समस्त क्रम के अनुसार अब हम भारतीय साहित्य की जो काव्य परंपराएं हैं, जो प्रवृत्तियां हैं, जो विशेषताएं हैं, उसे यहाँ समझेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम नाथ सिद्ध परंपरा पर चर्चा करें। 84 सिद्धों एवं 9 नाथों को हिंदी का प्रारंभिक कवि माना जाता है। सरहपा हिंदी के प्रथम कवि हैं। नाथ मूलतः शैव थे। भारतीय तंत्र साधना में शिव को आदिनाथ कहा जाता है। नाथों और सिद्धों का जो मूलतः प्रसार है वो पूर्वी भारत में हुआ था। गोरखपुर से कामरूप और उत्कल तक उनका केंद्र था। दक्षिण भारत में शिव का महत्व था। शैव भक्तों की जो परंपरा थी वह उस काल में दक्षिण में ही विकसित हुई। दक्षिण भारत में शिव की भक्ति परक उपासना होती थी, जबकि उत्तर भारत में तंत्र साधना परक की। इसके बावजूद नाथों से संबद्ध जो साहित्य उस काल में पूरे भारत में लिखा गया। नाथों एवं सिद्धों का प्रभाव संपूर्ण भारत पर था। तमिल में नायनमार, कन्नड़ में वीरशैववादी बसवेश्वर शैव कवि थे। तेलुगु में नवनाथ चरित्रम में नाथों का वर्णन मिलता है। बंगाल, उड़ीसा और असम नाथों के केंद्र थे। मराठी में गोरखनाथ ने स्वयं लिखा है। इस प्रकार नाथ और सिद्ध काव्य परंपरा का जो प्रभाव है वो एक ही समय में सिर्फ हिंदी साहित्य में नहीं, वरन संपूर्ण भारतवर्ष में बोली जाने वाली जितनी भाषाएं हैं उनके समस्त साहित्यों पर लक्षित होता है। अब हम चारण काव्य की बात करें तो आदिकाल की दूसरी काव्य परंपरा चारण काव्य परंपरा मानी जाती है। चारण काव्य परंपरा की दृष्टि से सबसे प्राचीन साहित्य तमिल में मिलता है। तमिल का संगम साहित्य मूलतः चारण काव्य ही है। हिंदी चारण काव्य के समानांतर मराठी के पवाड़े और गुजराती में अनेक चारण रचनाएं मिलती हैं। राज प्रशस्ति परक ये रचनाएं जो हैं वो सामंतकालीन प्रत्येक समाज में व्याप्त रही हैं।
इसके साथ साथ तेलुगु के पलनाटी वीर चरित्रम, मलयालम के पद्य पाटकल, गुजराती का रनमल छंद और कानहद्रे प्रबंध वीर काव्य परंपरा के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। अब हम संत काव्य परंपरा की बात करें तो मध्यकाल की हिंदी काव्य परंपरा संत काव्य से प्रारंभ होती है। हिंदी संत काव्य पर दक्षिण का प्रभाव स्वयं कबीरदास ने भी स्वीकार किया है। तमिल के 18 सिद्ध संत कवि थे। तेलुगु में वेमन, कन्नड़ के सर्वज्ञ, मराठी के नामदेव, ज्ञानदेव, एकनाथ तथा बारकरी संप्रदाय के कवि, गुजराती में सहजानंद, बंगला के बाउल गीत गायक, पंजाबी के गुरु नानक तथा हिंदी के कबीर, दादू, भीखा, रविदास, ये समस्त कवि संत काव्य परंपरा के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। आगे हम प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा की बात करें तो संपूर्ण भारतीय साहित्य में इस काव्य परंपरा की प्रशस्त परंपरा मिलती है। प्रेमाख्यानकों में एक विशेष तथ्य यह है कि उनमें समान काव्य रूढ़ियाँ विद्यमान हैं और कुछ प्रेमाख्यानक तो अनेक भाषाओं में स्वतंत्र रूप से मिलते हैं। प्रेमाख्यानकों की सबसे प्रशस्त परंपरा पंजाबी में मिलती है। पंजाबी में यूसुफ जुलेखा, गोपीचंद, बिगावती, माधवनाल कामकंदला, हीर रांझा, लैला मजनू, सीरी फरहाद, नल दमयंती, सोहनी महिवाल, पद्मिनी जैसी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। अन्य भारतीय भाषाओं में तेलुगु में राजशेखर चरित्रम, प्रभावती, प्रद्युम्न, गुजराती में हंसावली, विद्या विलासिनी, ढोला मारू, माधवनाल कामकंदला, बंगला में विद्या सुंदर तथा हिंदी और उर्दू की प्रशस्त काव्य परंपरा विद्यमान है। इसके आगे हम वैष्णव काव्य परंपरा की बात करें तो भारतीय काव्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण परंपरा वैष्णव काव्य परंपरा है। भगवान कृष्ण के माधुर्य भाव की उपासना सभी भाषाओं में आपको मिल जाएंगी। तमिल का भक्ति काव्य नालायर प्रबंधम इस दृष्टि से सबसे अधिक उल्लेखनीय है, जिसके रचनाकार 12 आलवार संत हैं। तेलुगु में वैष्णव काव्य परंपरा में राम और कृष्ण से संबंधित रचनाएं अधिक हैं। तेलुगु की राम काव्य परंपरा अन्य प्रदेशों से अधिक प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध भक्त त्यागराज राम भक्त हैं। इसके अतिरिक्त रंगनाथ रामायण, भास्कर रामायण, रामायणम प्रसिद्ध राम काव्य हैं। कन्नड़ में मौलिक ग्रंथों के अतिरिक्त रामायण एवं भागवत के अनुवाद किए गए हैं। मलयालम में कृष्ण काव्य परंपरा का प्रसिद्ध ग्रंथ है। कन्नड़ में मौलिक ग्रंथों के अतिरिक्त रामायण एवं भागवत के अनुवाद भी मिलते हैं। मलयालम में कृष्ण गाथा नामक ग्रंथ लिखा गया। राम काव्य की दृष्टि से मलयालम में कण्णश रामायण, अध्यात्म रामायण प्रमुख हैं। मराठी में तुकाराम के अभंग प्रसिद्ध हैं। गुजराती में नरसिंह मेहता, विष्णुदास, प्रेमानंद जी प्रसिद्ध हैं। बंगला में चंडीदास के बाद चैतन्य महाप्रभु हैं। चैतन्य से बंगला कृष्ण काव्य का महत्व असमी और उड़िया तक व्याप्त हो गया है। बंगला और ब्रज के मिश्रित रूप ब्रज बोली का भी उदय इसी समय हुआ। कृष्ण काव्य परंपरा में 2 प्रवृत्तियां विकसित हुई, एक तो गीति काव्य की और दूसरा चरित काव्य की। बंगला में सहजिया संप्रदाय में प्रेम साधना की उत्कटता मिलती है। बंगला में चैतन्य महाप्रभु के कारण कृष्ण काव्य का व्यापक रूप हमें देखने को मिलता है, जिसका प्रभाव हिंदी पर भी पड़ा है। राम काव्य की दृष्टि से बंगला साहित्य का महत्व है। बंगला की कृति व्यास रामायण राम कथा परंपरा का प्रसिद्ध ग्रंथ है। यहाँ एक बात पर आपका ध्यान में आकर्षित करवाना चाहूँगी कि ये मैं जितने भी पुस्तकों का रचनाकार या रचनाओं का नाम ले रही हूँ, ये समस्त रचनाकार और पुस्तकों का जो नाम है, इससे संदर्भित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, वो सारे आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में हैं और उसमें पूछे जाते हैं। इसमें से बहुत सारे प्रश्न। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा और इन प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ के रूप में बना लीजिएगा।
तो आइए आगे हम भारतीय लोक नाट्य परंपरा की बात करें। तो भारत में लोक नाट्य परंपरा भी पूरे भारतीय साहित्य में समान रूप से मिलती है। हिंदी प्रदेश में रामलीला और रामलीला की भांति लोक नाट्यों की जो परंपरा है पूरे भारत में विद्यमान थी। तेलुगु और कन्नड़ में यक्षगान, मलयालम में आट्यकथा, मराठी में ललित, बंगला में यात्रा प्रसिद्ध नाट्य रूप हैं। अब इसके पश्चात आधुनिक काल की जो प्रवृत्तियां हैं वो रह गई, वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो में मैं आधुनिक काल पर विस्तृत चर्चा करूंगी। तो आज के वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद।